किसी मंदिर में बैठ के जपने से अच्छा तो 1 घंटा फुटबॉल खेल लो। मतलब मैं वायलेंस के प्रो नहीं हूँ। पर अर्नब को मार देता है। अर्नब, you should have a reply, अर्नब। और वैसे भी कौन सा आपने उसको थप्पड़ मारा है या गाली दी है? मुझे मलाल उसी चीज़ का है। और नेक्स्ट दिन मैं फ्लाइट से वापस आ रहा था लखनऊ से, वो मेरे फ्लाइट में वापस था। अगर आप इनसे डरने लग गए ना तो आपको मरने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन मीडिया जैसे आप ऑलरेडी डेड हो। ये मेलोडी दोनों प्राइम मिनिस्टर्स का ये वीडियो। आपको लगता है अर्नब गोस्वामी जिंदा है? मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। पहली बार आपने कब जाना मोदी जी को? 2002 दंगों को ही लेके। और मुझे किसी ने पीछे से बोला कि ये मोदी है जिसने मुल्लों को कटवा दिया। आपको लग रहा है ये जो स्कूल अपने देश के अभी हैं कि वो अच्छे स्टूडेंट पैदा कर पा रहे हैं? हर बैच में एक। बाकी वो सब मस्जिदों के आगे नाच रहे हैं। कॉलेज मैंने 12वीं तक ही किया, उसके बाद किया नहीं। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? ऑल टाइम फेवरेट्स में मैं धोनी को डालूंगा। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं गया। विवेकानंद इंटरनेशनल हो गए। पक्का। नशे के उसमें गिरफ्त में रहे हैं तो फिर कैसे लगा कि यार इससे निकलना चाहिए? खासकर जो विवाह संस्था एक तरह से टूटती हुई नजर आ रही है। केलों के पत्तों से अपना घर बनाओगे और उसके बाद बोलोगे क्यों उड़ गया। तो जो प्रोसेस शादी करने का होना चाहिए था कि 6 महीने 1 साल साथ रह के देखो कैसे लग रहा है, वो शादी तोड़ने का प्रोसेस है। वो होगा कि थोड़ा उनको कुछ था ब्राह्मणों से दिक्कत। क्या खास ब्राह्मण रहे हो? अगर ब्राह्मण थे तो तुम्हें छूने से शूद्र भी होता तो ब्राह्मण हो जाना चाहिए था। आप अच्छे बेटे हैं। अगर किसी लड़के को कुणाल कामरा को डेट करना हो तो कैसे करे? वो ना करे फिर। अपने आप को आप कैसा कॉमेडियन मानते हो अभी? वो मैं हमेशा अपने आप को एक वर्क इन प्रोग्रेस कॉमेडियन मानता हूँ। अच्छा। और एटलीस्ट मैं अपने आप को मानता हूँ एक ऐसा कॉमेडियन जो एक चैलेंज के लिए हमेशा रेडी है और फ्रीडम एक तरह की फ्रीडम के साथ अपना काम करना। अभी सबसे बड़ा चैलेंज दिमाग में क्या लगता है? फ्रीडम के साथ अपना काम करना। लग रहा है कर पा रहे हो? डिफिकल्ट है पर कर लूँगा। तो ये तो करने नहीं देंगे अभी तो 2029 तक तो नहीं करने दे रहे। हाँ तो वही तो मज़ा है। और लगता है बिकॉज काफ़ी चीफ मिनिस्टर्स ने कमेंट किया है, यूपी से लेके दिल्ली से लेके महाराष्ट्र से लेके सबके, क्या बोलता हूँ, सबके दिल पे चुभी है ये बात कि मैंने किसी को गद्दार बुलाया। गद्दार नजर वो आए थाने की रिक्शा। नहीं, आपने तो एक को फेंटा भी बुलाया था। मुंबई टू लखनऊ फ्लाइट थी, मैं जा रहा था किसी शो के लिए, वो जा रहा था वहाँ पे छोटा फैंटा का इंटरव्यू लेने। क्या करते हो चूतिया करने का? एक सेकंड, इधर से इधर ऑरेंज है, ठीक है, ये खाली है, खोलोगे तो बुलबुले आएंगे। आपका जन्म मुंबई में ही हुआ? हाँ। महिम में? हाँ। अच्छा, कुछ बताएंगे उसके बारे में? बढ़िया जगह है, मैं पैदा हुआ वहाँ, स्कूल भी वही कि 1992 वो साल था जब हम स्कूल में मेरा दाखिला हुआ। बचपन का कोई किस्सा जो अभी याद आता हो आपको बीच बीच में? कोई चीज़ तो होंगी। बहुत सारे किस्से हैं यार। एक किस्सा याद है। हाँ। मेरे बिल्डिंग के दोस्त, तो उनको जन्माष्टमी के लिए बेस चाहिए था थोड़े तगड़े लोगों का। अच्छा। तो वो स्कूल आए और उन्होंने मेरे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को बोला मेरे घर में बहुत बड़ी तकलीफ़ हुई है और इसीलिए वो मुझे लेने आए हैं। तो वाइस प्रिंसिपल ने बोला क्या हुआ है? तो उसने बोला इसके घर में किसकी डेथ हुई है और हमें लेके जाना है। तो वाइस प्रिंसिपल वाज आल्सो लाइक कि हाँ वो ऑफ कोर्स ले जाओ। और जब मुझे भी बोला गया ये, तो तब तो स्कूल में लोग आसपास थे, तो मैं ऐसे ही इमोट कर रहा था कि घर में कोई एक्सपायर हुआ है और इसलिए मुझे लेने आया है। और हम थोड़ा दरवाजे स्कूल से बाहर निकले तब उन्होंने बताया कि यार जन्माष्टमी लेने आए हैं बेस चाहिए। लाइक यार मैं सोच रहा था कि कौन मेरे घर में, हाँ किसको तुमने टपका दिया है। तो ये मुझे किस्सा याद है बहुत। बचपन के बाद क्या हुआ फिर? कहीं नौकरी लगी, एडवर्टाइजिंग में नौकरी थी। नहीं, कॉलेज मैंने 12वीं तक ही किया, उसके बाद किया नहीं मैं। तो आप मतलब केवल 12 पढ़े हैं आज अगर हम देखें? हाँ अगर, हाँ हैं? हाँ, सिर्फ 12वीं ही पढ़ा हूँ। वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक नहीं। जैसे स्कूल जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में, अपन देख रहे हैं। हाँ वो तो पता। आपको लगता है इन स्कूलों की कोई ज़रूरत है एक इंसान की? है ज़रूरत, बताओ। अच्छा। क्योंकि लिए माँ बाप कहाँ भेजेंगे अपने बच्चों को 8 घंटा? अच्छा। उनको भी तो अपना काम धंधा करना है ना। तो अगर केवल यही उद्देश्य है बच्चों? यही उद्देश्य है स्कूल का। आपको लग रहा है ये जो स्कूल अपने देश के अभी हैं, आज की जो हालत है, कि वो अच्छे स्टूडेंट पैदा कर पा रहे हैं? हर बैच में एक। हर बैच में एक? हाँ सिर्फ एक? हाँ। और वो भी बाकी मुश्किल है मुझे लगता है। बाकी 59
59 क्या, बाकी आई थिंक 150 नहीं वो है। सब मस्जिदों के आगे नाच रहे हैं। हाँ मतलब उसका ही एक वर्जन पकड़ लो, सिस्को में नाच रहे हैं या TCS में नाच रहे हैं, उसका क्या है। तो आप जब 12वीं आपकी हुई उसके बाद फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, काम कर रहा था, उसके पहले भी काम कर रहा 12वीं था। से आपने ड्रॉप आउट किया तो आपके पेरेंट्स तो कह रहे होंगे भाई ये क्या कर रहे हो? क्या ये क्या बक रहे हो? 10वीं के बाद एक हकूबा फैब्रिक करके एक दुकान थी, वहाँ पे मैंने 4 महीने काम किए। फिर किस चीज़ का काम? सेल्समैन। सेल्समैन में क्या जैसे? बेसिकली कपड़े की दुकान थी, तो फैब्रिक्स दिखाना, अच्छा, वही काम था। जैसे क्या क्या चीज़ें? फोल्ड करके रखना वापस। अच्छा, और बस वो 4 महीने किया मैंने, फिर थोड़ा टाइम उसमें कुछ सीखा आपने? कुछ स्किल्स याद हैं आपको उस टाइम के, या शब्द खड़े याद हो? रहना सीखा। अच्छा, बिकॉज वहाँ पे वो था कि अगर कोई है भी नहीं हाँ, तो भी आपको खड़े रहना, जितना टाइम आप खड़े रह सको। तो बैठ नहीं सकते थे? हाँ, बैठ नहीं सकते थे। क्यों, मालिक बैठना नहीं है चाहता? नहीं, वो कल्चर ही वो था कि कोई भी नहीं बैठता था। और बैठना है तो फिर आपको पीछे एक रूम है जहाँ बाथरूम है, उसके बाद चेयर है, वहाँ पे जाके बैठ सकते हो। तो बस खड़े रहना सीखा, पेशेंस सीखा मैंने। यहाँ विधायक जी सबसे सीनियर आदमी है, चक्का वाली कुर्सी पर विधायक जी को बैठ जाने दीजिए। अरे सीनियर कैसे भाई, पूर्व विधायक है, सीनियर कैसे हो गए? पूर्व विधायक है तो क्या हमारा होम्योग्लोबिन कम हो गया है क्या? कितनी उम्र थी आपकी उसमें? 15.5-16 साल। 15.5 साल के कुणाल फैब्रिक की दुकान पर जाते थे 10वीं में। हाँ। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। ये फैब्रिक वाला जो दौर था 4 महीने को, उनमें कोई चीज़ याद है आपको आज? कोई स्टोरी किसी ने कुछ कहा हो? हाँ मतलब अगर आपने 5,000 से ज़्यादा सेल किया एक कस्टमर को, हाँ, तो उसको बोलते थे ट्यूबलाइट तोड़ना। तो उस पे एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते थे हम। ट्यूबलाइट तोड़ दिया तूने? हाँ, आज ट्यूबलाइट तोड़ा। कितनी ट्यूबलाइट तोड़े आपने? मैंने जब पहली बार ट्यूबलाइट तोड़ी थी और मैं सबसे छोटा था वहाँ पे, तो सब लोग ने मेरे लिए बहुत चेयर वेयर करके वो मोंजनी से केक मंगाया था जो मैंने काटा था। और मैंने कस्टमर को भी बोला था कि मैम थैंक यू, आपने 5,200 का लिया, अभी मुझे ट्यूबलाइट फोड़ी है मैंने, तो मुझे आज सब चाय और केक मतलब सेलिब्रेट करेंगे। कितनी बार ट्यूबलाइट फोड़ी फिर आपने? पहली वाली याद है, उसके बाद याद नहीं है। अच्छा, मतलब अच्छी खासी फिर कॉन्फिडेंस आ गया उसके बाद थोड़ा बात करने का। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। बेसिकली एक चीज जो वहाँ पे बताते थे ना, कि अगर एक कस्टमर बोल रहा है वो वाला निकालो, तो भी तुम उसके बाजू वाले पे हाथ रखो, जैसे इंटरेक्ट रहे। हाँ, जैसे 2 चीजों से वो इंटरेक्ट करे एक टाइम पे। कौन कौन से मार्केटिंग स्किल सीखे आपने उसमें? ये वाला मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप एंगेज रखो उसे। एंगेज रखो, कि अगर आपको समझ भी गया, वो बोल रहा है कि अरे ये ब्लू वाला दिखाओ, तो भी आप दूसरे पे हाथ रखो और उसको थोड़ा आगे करो, ताकि इसको कुछ ना कुछ आ जाए। हाँ, ताकि एक और चीज़ देखे बेसिकली। और एक चीज़ मैंने सीखी कि अगर वो बंदा आपके दुकान से ही शुरू कर रहा है तो वो कुछ नहीं खरीदेगा। आता हूँ मैं, आप सामान रखो, मैं आता हूँ। अच्छा, हाँ। और ये सब जो सिलाने वलाने का होता था, उसका एक पर्पस होता था ना, किसी की शादी हो, और वो शादी आपके कितने क्लोज है उसमें डिपेंड होगा आप कितना खर्चा कर रहे हो। तो अगर स्टार्ट पॉइंट आपकी दुकान है, जो पहली दुकान आपकी है, तो वो कुछ नहीं खरीदेगा, और ये आपको पता चल जाता है। वो सिर्फ रेट पूछने आया है? नहीं, वो सिर्फ देखने आया है, रेट पूछने भी नहीं आया। प्रॉब्लम प्राइस का नहीं है, प्रॉब्लम चॉइस का है। प्राइस तो वो सब जगह उसको देनी है। फिर वो उस पर आप सिर्फ वैसे फोकस करो कि जो चीज़ ऐसे पसंद आई है ना, वो बार बार उसे याद दिलाते रहो कि ये तो आपको पसंद है, ये मैं साइड में रख देता हूँ, ये आपको पसंद है, ये मैं साइड में रख देता हूँ। तो वो वाले इस पे ज़्यादा फोकस करो, साइड में चीज़ करने के, बेचने की कोशिश मत करो। जैसे आप कभी अपने जीवन को पीछे जाके देखते हैं, तो कोई एक ऐसा शख्स जिसके साथ आप चाहते हैं कि उसके साथ मुझे और समय बिताना चाहिए था? हाँ, शायद, बट वो मेरे हाथ में नहीं था। अच्छा, बट ठीक है, उनका एक कार एक्सीडेंट में निधन हुआ जब मैं कॉलेज में था। बट हाँ, उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए। दोस्त थे वो आपके? दोस्त था, कभी कभी उसका आता है याद। नाम जान सकता हूँ? सागर। सागर। कितनी उम्र थी उनकी? 17। तो ये आपकी जवानी 2005 में। बहुत मज़ेदार फन आदमी था वो। अच्छा। तो हाँ, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं हुआ इतना। आई थिंक पहली बार मैंने किसी दोस्त को देखा कि वो शिट, ये अब नहीं दिखेगा ज़िंदगी में कभी भी। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि आप कभी नशे के उसमें गिरफ्त में रहे या आप उसके विक्टिम रहे हो, तो फिर कैसे लगा कि यार इससे निकलना चाहिए? लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ के, जो लोग इससे निकले और जो लोग ये फेज से बाहर निकले, उनकी बातें सुन के, आपका मेन ड्राइविंग फैक्टर ये नहीं होना चाहिए कि जो मेरा रहा है लाइफ में कि आप शाम को क्या करें,
ये ड्राइविंग फैक्टर होना चाहिए कि आप सुबह से शाम क्या करें। मेरे कई दोस्तों का ये कहना है कि उनको ये जो रियल लाइफ है उससे भी बड़े बेटर एक्सपीरियंस मिले हैं आफ्टर वीड या जो भी नशे करें उन्होंने। 100% वो बात भी और वो उनके सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं। लाइफ सैड है वैसे उनकी। फिर मैं तो यहाँ तक भी बोलूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपका डॉक्टर या आपका कोई फिजिशियन आपको अलाउ करे तो सबको मशरूम्स और LSD एक बार तो करना ही चाहिए। अच्छा। मैं तो इतना भी बोलूँगा कि LSD एक बार तो देख ही लो। हाँ, LSD स्पेशली इज़ अ माइंड ऑल्टरिंग ड्रग। इट कैन टेक यू अवे फ्रॉम योर बैड हैबिट्स ऑफ द डे। LSD का डिस्कवरी इसलिए हुआ था जैसे वो अल्कोहलिक्स को क्योर करे, पर ये अमेरिका का फर्जी वॉर ऑन ड्रग्स जब शुरू हुआ तो उन्होंने ये सब्सटेंसेस में LSD और मशरूम्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जिसको बोलते हैं, वो भी डाल दिए, जो बहुत ही गलत है। America's public enemy number 1 in the United States is drug abuse. वो रिक्रिएशनल ड्रग नहीं है, वो इंट्रोस्पेक्शनल ड्रग है। वो बेसिकली वो ड्रग आपको खोलेगा, आपके दिमाग को हेल्प करेगा। हाँ, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जो बंदा पावर में है, जो पावर में है, उसे तो 100% LSD करना चाहिए लाइफ में एक बार। अच्छा। तो उसको समझ में आएगा कि उसका पावर किसी और की वीकनेस से है, उसके स्ट्रेंथ से नहीं है। तो LSD इज बेसिकली इट ओपन्स योर माइंड टूवर्ड्स। तो अगर आप अपने डॉक्टर का इस पे हाँ ले पाए, मतलब कंट्रोल्ड वे में, इन अ कंट्रोल्ड वे, वो ड्रग से आप एडिक्ट नहीं हो सकते एनीवे। तो आपको LSD या मशरूम्स एक बार ज़िंदगी में करने ही चाहिए। काफ़ी करीब लग रही है आपकी बात। आपके जो फेवरेट ओशो हैं, तो ओशो की एंट्री आपके जीवन में कब हुई? बार बार होती रही। अच्छा। मतलब लगता है कि एक वो जगह है जहाँ पे आप थोड़े एक्सेप्टेड हो, आप में जो सही नहीं है चीज़, जिसको बाकी सब नकारते हैं, ओशो उसको भी स्वीकार के बोलता है कि ठीक है वो तो। जिस आदत को बदलना हो उसे स्वीकार कर लो, उससे लड़ो मत, स्वीकार कर लो। जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं उस पर ध्यान देना बंद हो जाता है। आपने ये देखा ओशो का कि कभी कोई अगर पूछने वाला अगर ब्राह्मण हो तो उस पर थोड़े ज़्यादा झपटके पड़ते थे वो। हाँ। अरे शास्त्री, अरे पांडे, है थोड़ा उनको कुछ था ब्राह्मणों से दिक्कत बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है थी। पंडित मनसाराम शास्त्री, थोड़ी तो अकल का उपयोग करो। तुम ही सबको देख के तुम्हें भैंस को बड़ा कहने लगा, अकल से भी बड़ी भैंस। ये जो सवाल पूछते थे ना, वो हमेशा एक तरह का सवाल होता था कि पहले तो भारत में बहुत कुछ खुशहाली थी, आज नहीं है। तो ये बात से ओशो को बहुत गुस्सा आता था। जितने बार उसको ये बात कह जाती थी कि पहले सब कुछ ठीक था, आज नहीं है, वो बहुत गुस्सा हो जाते थे। तलवार निकाल के ले आते थे। हाँ, जो कास्ट और जो हमारे जो प्रैक्टिसेस थे वो टाइम के, कैसे आप बोल सकते हो सोने की चिड़िया है? जैसी कहानी ब्राह्मण गढ़ सकते हैं दुनिया में कोई भी नहीं गढ़ सकता, क्योंकि इतना पुराना अभ्यास है उनका कहानियां गढ़ने का, पुराण लिखने का। लेकिन तुम देखते हो कैसा ब्राह्मणों ने एक जाल इस देश में खड़ा किया। चम्हार तो अछूत है ही, चम्हार के साथ जो सीधा कारोबार करता है वो बनिया भी अछूत हो गए। लोग विवेकानंद के बारे में कोट करते हैं कि वो बड़े अच्छे हैं। तो आपको लगता है कि विवेकानंद की बातों से आप सहमत हैं? मैंने कम पढ़ा है विवेकानंद को, पर उनकी एक बात किसी ने बीच में बताई थी कि वो कहते थे कि किसी मंदिर में बैठ के जपने से अच्छा तो 1 घंटा फुटबॉल खेल लो। तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात ऐसी है कि मैं उनको और पढ़ना चाहूँगा, पर नहीं, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता अब। अगर ये बात वो आज बोल देते तो एंटी नेशनल हो जाते वो। विवेकानंद एंटी नेशनल हो गए पक्का। अगर वो आज बोलते कि किसी मंदिर में भक्ति करने से अच्छा आप 1 घंटा फुटबॉल खेल लो, तो बहुत आउटकम आता। तो उन्हें भी तमिलनाडु आना पड़ता। आपको लगता है कि वो कविताएं जो गाने आपने गाए थे वो सही थे? हाँ, मैंने बोल रहा हूँ, मैंने गाया है, मैं सही है, मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने सॉरी नहीं बोला, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है आज भी आप उनके लिए सॉरी नहीं बोलते? हाँ, क्यों बोलूँगा? चाहे कोई भी सजा हो। कोई भी सजा हो। अच्छा, सजा क्या ही होगी? सजा यही होगी सॉरी बोलना, और तो कुछ लीगल प्रावधान दिख नहीं रहा है मुझे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय
थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा। मतलब कॉमन कंसेंसस इसमें जो समझदार लोगों का ये है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो इतनी सी क्या है, अगर ये तो चलता ही है, पहले भी महंगाई डायन और पता नहीं कितने गाने। नमस्ते, आप भी कीजिए। नमस्ते। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मौन प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी को क्या कहना। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? अगर आप इनसे डरने लग गए ना तो आपको मरने की जरूरत नहीं है। इंडियन मीडिया जैसे आप ऑलरेडी डेड हो। आपको लगता है अर्नब गोस्वामी जिंदा है? प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। मैं नौकर हूँ आपका मालिक, टाई पहनकर लिफ्ट में चढ़कर फिर आऊंगा आपके आंगन। आपने अर्नब गोस्वामी के नाम क्यों लिया ये बताओ? बिकॉज मेरे को लगता है कि जो आदमी इन सब को रिप्रेजेंट करता हो ना उस पे बात करनी चाहिए। ये तो सब मतलब आपने हैकल भी किया था उसे ना? हाँ, उसके लिए भी आपको आज तक कोई मलाल नहीं है। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism. लेकिन आपको वो आइडिया कैसे आया कि इसको जाके मैं ये बोलूं अर्नब? पहले मेरे को Arnab, are you a coward or are you a journalist? पहले मैं 2 बार उसको बिना कैमरा के बात करने गया। अच्छा। तो उसने फिर एटीट्यूड झाड़ना शुरू किया और तब फ्लाइट चालू ही हो रही थी। फिर मैंने बोला भाई अगर तू ऐसे बिहेव करेगा फिर मैं वही करूंगा जो तुम्हारा निहत्ता घटिया रिपोर्टर लोगों के साथ करता है। Our news editor Deepti has managed to interview Tejasvi. This is not a right place to talk, actually. We don't get to speak to you because you don't speak to the media at all. We will, on time, will. So Nitish ji was, what did he say to you? They have to have their meal also. Let them, let's do not disturb them. No, it's not about disturbing. I'll only take 2 minutes. क्या बात करना चाह रहे थे आप? कि तुम मुझे एंटी नेशनल बुलाते हो, उमर खालिद को एंटी नेशनल बुलाते हो, तुम्हारा देश और नेशनल इंटरेस्ट पे बताओ क्या है, उस पर डिस्कशन करते हैं कि कैसे। वो दिखे कब थे आपको फ्लाइट में जब अर्नब गोस्वामी जा रहे थे? दिखे नहीं थे, मैं बैठा था सीट पे कि कोई बात कर रहा था कि इज दैट अर्नब गोस्वामी इन द फ्रंट रो। मैं बोला 1 सेकंड रुक, मैं बैग रख के आ रहा हूँ। बैग रखा मेरा, फिर मैं देखा वो सीढ़ी हटाया ना ये लोग, फिर मैंने सुना, मैंने बोला आज तो पेला जाएगा उसको, आज तो किया जाएगा। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो मैं रुका वो सीढ़ी वीढ़ी सब हट जाए, फिर मैं गया उससे मिलने कि ताकि वापस न चला जाए कहीं है। हाँ मतलब क्या पता वो डर के वापस चला गया। तो आपने इंतजार किया कि सीढ़ियाँ हट जाए पहले बस। अब वैसे भी कौन सा आपने उसको थप्पड़ मारा है या गाली दी है, जस्ट पूछे कि अर्नब। हाँ मुझे मलाल उसी चीज़ का है कि थप्पड़ नहीं मारा। हाँ ये मतलब जो टाइप का हार्म इसने सोसाइटी में डाला है, मैंने तो बस कुछ नहीं किया, 10% भी नहीं किया उसका, 5% भी नहीं किया। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। मतलब मैं वायलेंस के प्रो नहीं हूँ, पर अर्नब को मार देता। नहीं मारना चाहिए, नहीं मारता। नहीं अभी तो आप कह रहे थे कि मार देता मैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। नहीं वही चीज का तो वरुण ग्रोवर ने कहा था ना कि हेकलिंग अर्नब इज राइट बिकॉज स्लैपिंग हिम इज रॉन्ग। आई थिंक हेकलिंग वाज राइट बिकॉज स्लैपिंग वुड हैव बीन रॉन्ग। कि मार देता तो मुझे लगता कि गलत किया है। काफी डीप हो गए। हाँ तो मारा नहीं मैंने, कुछ हाथापाई नहीं हुई। बट डरता है बहुत है वो, जब आदमी के आप करीब आते हो तो आप समझ जाते हो कि उसमें कितना डर है। नहीं जब आप इतने पाप कर चुके होते तो आपके अंदर वो हिम्मत भी नहीं रहती है। हाँ बहुत वो डरा हुआ था वो, क्योंकि मैंने शॉट तो ऐसा लिया है पर आँख से मैं उसके पैर वैर देख रहा था कि गया है ये तो गया हो गया। ये बेचारा बहुत, और अगर जिंदगी के बारे में आज रात को तो ये बहुत सोचेगा, कल का नहीं पता, पर आज रात को ये सोच में बहुत जागा रहेगा, करवटें बदलेगा इधर से उधर। और नेक्स्ट दिन मैं फ्लाइट से वापस आ रहा था लखनऊ से, वो मेरे फ्लाइट में वापस था। नहीं मानता। और मैंने उसको वापस बोला कि करता है बात, आजा, बिना कैमरा के करता है, तो वो और चटा मेरे से। अच्छा अभी के लिए हम अपना शूट करें अगर आपकी परमिशन हो तो। अरे सर बिल्कुल, आपका ही घर है।
आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? अभी आई थिंक धोनी। अरे मैं से गौतम गंभीर है। अबे साले, आयरॉनिकली तो वही है। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। और मैं तो क्रिकेट देखता ही धोनी की वजह से हूँ। मतलब धोनी पसंद है, ऑल टाइम फेवरेट्स में मैं धोनी को डालूंगा। क्यों, क्या रीजन है? राम मंदिर के इनॉग्रेशन पे नहीं गया। ये कोई रीजन हुआ? पता नहीं एक्चुअली, पर धोनी मुझे एक्चुअली बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे अभी बहुत सारे क्रिकेटर हाँ मोदी जी के लिए डाल रहे हैं कि वो तो बेचारे क्या करेंगे यार। अच्छा, पर धोनी क्यों नहीं डालता? क्योंकि है उसके पास इतना इक्विटी कि वो कुछ नहीं करे। अच्छा, आपकी मोदी स्टोरी क्या है? कुछ नहीं है भाई। हैं? पहली बार आपने कब जाना मोदी जी को? यार डेट तो याद नहीं है। हाँ, ये साल भी याद नहीं है। पहली बार क्या सुना उनके बारे में? 2002 दंगों को ही लेके। हाँ, क्या किसी ने क्या बोला उनके बारे में? यार ये कौन याद रखेगा बताओ। मुझे याद है, काम भी था ना जिंदगी में। मैं एक टीवी के सामने खड़ा था, मैं शायद बच्चा ही था, 2006 और 7 की बात थी। हाँ। और मुझे किसी ने पीछे से बोला कि ये मोदी है जिसने मुल्लों को कटवा दिया। हाँ। दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड जो मुझे मोदी के बारे में इंट्रोड्यूस हुआ। हाँ। कि ज़्यादातर हिंदुओं में या जो बच्चे हैं, हाँ। उनमें इसी तरह से ही मोदी की पहचान आई। माय मोदी स्टोरी। माय मोदी स्टोरी तो यही थी। रहने दो ना इधर ही, चले अंदर। आप बता रहे थे आपकी एज 37 है। घर वाले ये तो कहते होंगे कि टाइम हो गया शादी का, ऐसा कुछ? नहीं अभी वो भी मतलब वो पहले भी ऐसा नहीं कहते थे टाइम हो गया शादी का। हाँ मतलब 27 तक तो शायद कहते थे कि शादी के बारे में क्या सोचा है। फिर उसके बाद ये हो गया जिंदगी में कोई ना कोई चाहिए। फिर अब वो है कि जो तुम्हें सही लगे बस वही करो। तो अभी कुछ नहीं, शादी तो लगता नहीं है। आपका प्लान नहीं है? नहीं। वैसे विवाह जो एक संस्था है, उस पे आपके क्या विचार हैं? जिसके पास कैपेसिटी है उसको अवॉइड करके एक अच्छी ज़िंदगी जीने की, उसको अवॉइड करने के बारे में सोचना चाहिए शादी को। अच्छा, और अभी जैसे हम देख रहे हैं कि रिश्ते टूट रहे हैं, पहले के मुकाबले ज़्यादा लोगों को नज़र आ रहे हैं, शायद क्या रीज़न है कि रिश्ते इतने जल्दी टूट रहे हैं? खासकर जो विवाह संस्था एक तरह से टूटती हुई नज़र आ रही है। केलों के पत्तों से अपना घर बनाओगे। हाँ। और उसके बाद बोलोगे क्यों उड़ गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा, शादी करने का प्रोसेस क्या है? हाँ। जात है, हाँ। कुंडली है, उम्र है, ये 3 चीज़ आप फिक्स करके शादी करते हो। फिर बोलते हो नहीं चल रही है। हाँ। फिर शादी छोड़ने का प्रोसेस क्या है? कोर्ट जाओ, लॉयर लो, 6 महीने साथ रह के देखो। तो जो प्रोसेस शादी करने का होना चाहिए था कि 6 महीने 1 साल साथ रह के देखो कैसे लग रहा है, वो शादी तोड़ने का प्रोसेस है। जबकि ये पहले होना चाहिए था। ये पहले होना चाहिए था। और तब भी आप दोनों को शादी ही करनी है क्या, उस पर एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे बेटे हैं? मैं बेटा कैसा हूँ ये तो सिर्फ मेरी माँ बता सकती है और मेरे पिताजी बता सकते हैं। फिर भी आपका एक अनुमान तो होगा। आपको लगता है कि मैं एक बेटे के रूप में सारी जिम्मेदारियां समय पे निभा रहा हूँ? क्या पता यार, मैं मतलब पूछ लेते हैं। अच्छा। It won't be a good idea for me to answer this question. Hello. You're busy? नहीं, hold. अच्छा, I've met a friend and he had a question. And he is asking कि मतलब क्या तुम एक अच्छे बेटे हो? तो अभी मैं इसका जवाब कैसे दूं पर? अरे तू तो सबसे अच्छा है। कैसे बोलते घर घर मोदी, मैं बोलते घर घर कुणाल। सही है। Where is dad? उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ, he has got more to tell, but right now I'm not at home. Okay, I'll call him. Bye. मेरी माँ समझ रहे हो? समझ सकता हाँ, डैड से पूछेंगे, वो तारीफ ही करेंगे यार। तो जैसे डेटिंग एप्स बहुत चल रहे हैं अभी इंडिया में, आपने चलाए? हाँ। अच्छा, क्या था बायो, क्या था आपका? याद तो नहीं है यार, मैं इतना कुछ लिखता हूँ कैसे याद होगा। बट एक आध लाइन याद हो कुछ? कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल ही कुछ था। ऐसा ही कुछ लिखा होगा कुछ, वाई आर वी व्हेन आई हियर एंड नाउ टाइप। तो आपके फैन टाइप के लोग मिले आपको डेटिंग ऐप पे? मिले हैं, बट हाँ
उनसे बात करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, जिसने सर लिख दिया पहले ही। हाँ, बेसिकली सर लिख दिया, और दूसरा के सबसे बड़ा ऑफ है पहला है। सबसे, और दूसरा ऑफ ये कि वही के आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कोई के। मैंने आपकी वीडियो देखी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ, तो वो लगता है मुझे कि सबसे बड़ा ऑफ है। हाँ, ऑफ कोर्स। ये रिश्ते आपके अच्छे रहे हमेशा, मतलब हमेशा मेरी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रही, हाँ, पर अच्छे ही रहे। खराब होते तो आ जाते बाहर। अच्छा मैं इससे मिली थी, हाँ, बहुत ही ख़राब इंसान है, बिल भी नहीं भरा, ऐसे ही चला गया। तो वो तो मतलब हाँ, डेटिंग ठीक ही रही है, नो प्रॉब्लम। अगर किसी लड़की को कुणाल कामरा को डेट करना हो तो कैसे करे वो ना करे फिर। जैसे जब आपने कुछ लोगों को डेट किया, हाँ, तो उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें आपको हमेशा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को डेट करने के लिए कि यार ये इसको तो बंदी बनाना चाहिए? उनका हंसने का तरीका, क्योंकि अगर उनकी हंसी इरिटेटिंग है, अच्छा, तो बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो हंसने पे मरते हो आप? हाँ, उनके हंसने का तरीका आई थिंक मेरे लिए नंबर 1 होगा। सेकंड यार, मेरी मॉम वापस फ़ोन कर रही है कि उसका माइंड चेंज हो गया लग रहा है। नहीं, एक सेकंड, थोड़ी कंप्लेन कर देती हूँ एक तो ये थी हमारी आज की बातचीत कुणाल भाई के साथ। मेरा ये पहला इस तरह का पॉडकास्ट है जो कि हमने शुरू किया है ओपन माइंड्स प्रोजेक्ट नाम से। इसका उद्देश्य यह है कि हम किसी एक ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में झांकें जिनमें हमारी दिलचस्पियां हैं, और ये देखें कि उनके बचपन कैसे बीते, पेरेंटिंग को लेकर उनके क्या मत हैं, रिश्तों को लेकर उनकी क्या अपनी समझ है, पॉलिटिक्स को वो कैसे देखते हैं, जेंडर डिस्कोर्स को वो कैसे देखते हैं, ताकि यहाँ से हम भी अपनी अपनी ज़िंदगी में एक दो विचार इन लोगों से ले सकें। पहला हमारा इस तरह की बातचीत कुणाल भाई से थी, और ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से ये तो वो मत बोलो से हमें अपना नहीं आप इतने बिजी हैं और किसी के भी पास इतना टाइम नहीं है। नहीं, इतने दूर से तुम आए उसके लिए थैंक यू। और मेरे लिए तुम वो सोन वड़ा ले आए जो मैंने आज, वो बहुत ही बेकार था। बहुत अच्छा है भाई वो है, अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, किसने कहा वो बेकार था? मैंने खाया था ना, फ्रिज में रखा था तब खाया। नहीं, फ्रिज से निकालो, 2 घंटा बाहर रखो, अच्छा, फिर खाओ, उससे बेटर कुछ नहीं है यार। मुझे तो वो उसमें घी जैसा, ऑफ कोर्स वही तो पॉइंट है। क्या बात कर रहे हो यार, ये मुझे पहले बोलते तुम्हें जज करता इंटरव्यू। मैं वेट कर रहा था कि आप कब मिठाई का डिब्बा खोलोगे, हमें कब मिलेगा खाने को। मैं अभी खोल रहा हूँ। यार सही में तुमको अच्छा नहीं लगा? हाँ, अच्छा है।